हाय एवरीवन, अगेन वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होगे और अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छे से करोगे। तो बच्चों, आज का जो ये टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपका CSIR नेट जून 24 का रिजल्ट लग चुका है और बहुत सारे एस्पिरेंट ओनली PhD वाले हैं ना, जो और हमें पता है कि व्हाट इज़ द क्राइटेरिया फॉर द ओनली PhD, है ना। तो मैं थोड़ा एक ओवरलुक दूंगा और उसके बेनिफिट्स बताऊंगा कि आपको कुछ बेनिफिट है या नहीं। कि ओनली PhD उन्होंने सिर्फ थर्ड कैटेगरी को रख के सिर्फ ये दिखाना चाहते थे कि चलो आप क्वालिफाइड हो, ठीक है। तो इससे कुछ बेनिफिट होगा या नहीं होगा उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर आप नया एस्पिरेंट है तो जो भी सेशन की PDF होती है इस टेलीग्राम ग्रुप में आपके ऐड की जाती है, जिससे आप फ्री नोट्स और फ्री क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। तो @नदीम सर टेक्स्ट बुक आपने ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ से आपको फ्री कंटेंट आपको मिलने वाला है। जो भी सेशन होती है उसकी PDF भी आपको डेली यहाँ पे मिलती है। अब पहला पॉइंट आता है कि वो कौन से स्टूडेंट है जो ओनली PhD के लिए क्वालिफाइड हो चुके हैं, उनका क्राइटेरिया क्या है। अगर आप ओपन कैटेगरी में हो, जनरल कैटेगरी में है, या फिर EWS के अंदर है, या फिर आप OBC में है, ठीक है, तो आपका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है 33%। 33%, यानी अगर आपको 66 मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स है तो आप ओनली PhD वाले ऑप्शन के अंदर, ओनली PhD वाले ऑप्शन में एलिजिबल हो चुके हैं, ठीक है। और अगर आप ST SC कैटेगरी और PWD से हो तो 25%, यानी 50 मार्क्स में आप एलिजिबल हो चुके हो ओनली PhD के लिए। अब इस कैटेगरी से, ओनली PhD कैटेगरी से हमें क्या बेनिफिट होगा, हमें PhD में एडमिशन मिलेगा और कहाँ PhD में एडमिशन मिल सकता है, ये भी एक पॉइंट है कि मुझे IIT में मिलेगा या IISER में मिलेगा, क्योंकि वहाँ तो JRF वाले एस्पिरेंट हो गए या LS वाले एस्पिरेंट हो गए, क्योंकि आपके जो कॉम्पिटिटर है वो कौन कौन है, JRF, जिनका JRF आ चुका है, जूनियर रिसर्च फेलो। आपके कॉम्पिटिटर है जिनका LS आ चुका है, लेक्चरशिप आ चुका है, क्योंकि JRF वाला भी PhD करेगा और LS वाला भी एलिजिबल है PhD के लिए। उसके बाद आपका नंबर आ सकता है ना। JRF वाले को तो पहली प्रायोरिटी दी जाएगी, अगर आप JRF हो तो आपको पहली फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है यहां पे, और अगर आप LS हो तो सेकंड प्रायोरिटी आपको दी जाएगी, ठीक है। अब थर्ड आता जाता है, थर्ड कैटेगरी जो है वो ओनली PhD है, ओनली PhD है, ठीक है। फेलोशिप तो एक ही कैटेगरी के अंदर आपको मिल रही है, JRF अगर क्वालिफाइड है तो ही फेलोशिप आपको मिलेगी, राइट। बट LS और ओनली PhD में आपको फेलोशिप नहीं मिल रही है। तो अब आप यूनिवर्सिटीज, अब देखो ज़्यादातर प्रायोरिटी जो JRF होता है वो ज़्यादातर IISER के अंदर अप्लाई करते हैं, NCL में अप्लाई करते हैं, IITs के अंदर अप्लाई करते हैं, IC बेंगलुरु वगैरह में अप्लाई करते हैं, ठीक है। उनको बेनिफिट हो जाता है, उनको CSR और UGC की तरफ से फेलोशिप मिल जाती है। LS वाले असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो गए हैं, कुछ एस्पिरेंट उसमें से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर देते हैं जहां वैकेंसीज लिख ली है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, क्योंकि एक मिनिमम क्राइटेरिया है कि अगर आपको कहीं पर टीचिंग वर्क करना है तो आपको LS क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। तो इसमें से बहुत सारे एस्पिरेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चले जाते हैं PhD को ना छोड़ के, बट ओनली PhD वाले के पास एक ही ऑप्शन होता है, तो एक तो PhD करे, ठीक है। बट वो PhD करेगा तो उसको क्या बेनिफिट होने वाला है। अब देखो, आपके पास चांस तो नहीं है क्योंकि आपको फेलोशिप नहीं मिल रही है, बट एक फेलोशिप आपको मिल सकती है यहाँ पे, तो स्पेशली फॉर द वुमेन्स, है ना। मेल के तो लिए नहीं, वुमेन्स के लिए एक स्पेशली फेलोशिप आई है, आप लोग जानते भी, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, ठीक है, वाइस फेलोशिप ऑफ PhD, जहाँ पे आपको डायरेक्ट फेलोशिप दी जा रही है। डायरेक्ट फेलोशिप, अगर आप PhD के अंदर इनरोल हुए हैं या इनरोल हो रहे हैं 6 मंथ के अंदर, तो आप वाइस PhD इसके लिए एलिजिबल हो चुके। बट यहाँ पे ओनली फॉर वुमेन्स के लिए, ओनली फॉर वुमेन्स के लिए है। एलिजिबिलिटी यहाँ पे इतनी है कि फिजिकल साइंस हो, मैथमेटिकल साइंस हो, केमिकल साइंस हो, लाइफ साइंस हो, मैंने इस पर एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, ठीक है। फिर भी आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के अंदर आपके पास एलिजिबल होने चाहिए। आपको पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री में आपको 60% अबव चाहिए, है ना, 60% के अबव चाहिए, ठीक है। उसके बाद मिनिमम एज टू अप्लाइंग द प्रोग्राम्स इन द 27 ईयर्स और मैक्सिमम इन द 45। मिनिमम एज अप्लाई है, यानी उससे कम अगर आप होते हो 26 या 25 24, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। यहाँ पे एक
वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने थोड़ा सा किया कि भाई चलो आपको देते, जो 27 है जिनको जेआरएफ नहीं मिल सकता है, क्योंकि आपको पता है कि 28 के बाद अगर आप क्वालिफाइड होते हो तो आपको जेआरएफ नहीं मिलता है, ठीक है। तो उनके लिए उन्होंने बोला कि जो वुमेन्स आगे अपने एजुकेशन को करना चाहते हैं तो मिनिमम एज लिमिट है 20 और मैक्सिमम 25 के बीच में अगर आपकी एज आती है और आप ओनली पीएचडी के लिए एलिजिबल हो तो आप क्या करिए, पहले पीएचडी सुपरवाइजर से बात करिए, पीएचडी के रजिस्ट्रेशन करिए और यहाँ पे आपको अपनी जो भी प्रोजेक्ट है उसको सबमिट करना है, ठीक है, सबमिट करना है। तो क्या प्रोसेस होगी सबमिशन, वुमेन साइंटिस्ट में भी सबमिट प्रपोजल जो भी प्रपोजल होगा आपका उसको सबमिट करना पड़ेगा यहाँ पे जाके आपको, और आपको सेम फेलोशिप मिलेंगी जो CSIR नेट प्रोवाइड कर रहा है, 37,000 आपको फेलोशिप मिलने वाली। तो पहला बेनिफिट है कि आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, डीमोटिवेट नहीं होना है। अगर आप पीएचडी करना चाहते हो और वुमेन्स है आप तो आप एलिजिबल हो चुके हैं। बट आप मेल क्राइटेरिया, आप जो हमारे आदमी लोग हैं भाई, है ना, मेल है, उनके लिए क्या है, अब उनको क्या करना चाहिए, ठीक है। अब ये तो फेलोशिप उनको मिल सकती है ना, जो वुमेन्स है 27 के ऊपर है, आप 27 से जो नीचे हैं क्राइटेरिया में, उन्हें आप क्या करना चाहिए। एक तो आप पीएचडी कर सकते हैं बट विदाउट फेलोशिप। अगर विदाउट फेलोशिप नहीं करनी है तो फिर आपकी जो भी गलतियां हुई है एग्जाम हॉल के अंदर उसको रेक्टिफाई करना है। एग्जाम हॉल के अंदर आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ है, उस टाइम मैनेजमेंट को आपको रेक्टिफाई करना है, प्रॉपर रिवीजन करना है। जो टॉपिक्स आपने नहीं पढ़े हैं उन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, उन टॉपिक्स को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जब भी पढ़ाई करते हो तो जो भी पढ़ाई करते हो उसमें ब्रेक जरूर लिया करें, एक कंसिस्टेंसी के साथ नहीं बैठना, यानी कंसिस्टेंसी बोले तो 4-5 घंटे एक सरी का बैठ गए आप पढ़ते हुए तो उससे आपका रिकॉलेशन पावर कम हो जाता है। तो ब्रेक ले लेकर पढ़े, है ना, जब भी आप पढ़े तो ब्रेक ले लेकर आपको पढ़ना है, ठीक है। रिवीजन प्रॉपर करे। रिवीजन का मतलब ये नहीं कि पेज पलट के आप देख रहे हो, रिवीजन का मतलब है कि क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा अच्छे से लगाए। और क्वेश्चंस कौन कौन से लगाने हैं मुझे पता है, देखो आप लोग क्या करते हो, रिवीजन आप पेज पलट के करते हो, इस वजह से कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई। आप ओनली पेज यानी जिनका 60-70 के अंदर मार्क्स आए हैं, 70 के नीचे मार्क्स आ गए हैं ना, तो उनका प्रॉब्लम क्या हुआ है, उनका प्रॉब्लम ये हुआ कि उन्होंने क्वेश्चंस जो किए हैं, पहली प्रायोरिटी हमें देनी है CSR के PYQs को, CSIR UGC PYQs। और कितने साल के PYQs, मिनिमम 10 ईयर, मिनिमम 10 ईयर के PYQs, उससे ज़्यादा करोगे तो बच्चा है, मिनिमम 10 ईयर के PYQs लेटेस्ट वाले पैटर्न से देखना है, ऐसे नहीं कि 11 से स्टार्ट करो, बैक से जाइए, ठीक है। उसके बाद गेट के PYQs लगाए, गेट, ठीक है, गेट के PYQs आपको लगाने हैं और गेट में भी मिनिमम आपको 10 ईयर का जो भी गेट के एग्जाम हुए उसके PYQs आपको लगाने हैं, ठीक है। क्योंकि जो पेपर आपका बनेगा वो 70% यहीं से बनेगा, 70%, और 30% हो सकता है कि न्यू आ जाए, बट 70% क्वेश्चंस आपको यहीं से मिलेंगे। ये मैं आपको ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ आपका, है ना, 10 साल से जो मैं बता रहा हूँ आपको कि ये ऑब्जर्वेशन मैं कर रहा हूँ कि अगर इतना भी आपने डेडिकेटली कर लिया है, क्योंकि मुझे पता है कि 70-80 मार्क्स वाले जो बच्चे हैं, 70-80 मार्क्स वाले, उनका अगले साल रिजल्ट लगने वाला है, यानी दिसंबर में उनका रिजल्ट लगने वाला है। अब उन दिसंबर रिजल्ट को अचीव करने के लिए उनको अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करनी है, जो टॉपिक नहीं पढ़े उसको रिवाइज करना है, प्रॉपर मैंने में उसको पढ़ना है, ठीक है। और PYQs को बहुत अच्छे से लगाना है। आपने PYQs लगा दिया, आपकी गलतियां नहीं हो रही है, फिर आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ जाना है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ जाना है, ठीक है। तो रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डाइट को फॉलो करें, हेल्दी डाइट है जो भी अगर आप करते हो तो उसमें हेल्दी डाइट को फॉलो करा करें ताकि आपका माइंड एक्टिवेटेड रहे, ठीक है। मॉक टेस्ट, हाँ, अब टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले मॉक टेस्ट जरूर लगाए, है ना। और मिनिमम कितने मॉक टेस्ट लगाने हैं इस बार तो आप मिनिमम 7 मॉक टेस्ट लगाए, है ना। मैंने तो बोला 5 ही लगाओ, बट ज़्यादा 7 to 15 मॉक टेस्ट आपको लगाने, मैक्सिमम आप 15 मॉक टेस्ट ज़रूर लगाए, 7 to 15 मॉक टेस्ट, उससे कम मॉक टेस्ट आपके नहीं होने चाहिए। 3 आवर्स वाले, 3 आवर्स वाले। देखो अभी आपके पास अक्टूबर ही ख़त्म हो गया, नवंबर और दिसंबर है, 2 मंथ है।
अब आपने 70-80 मार्क्स तो अचीव कर ही लिए भाई, है ना। 70-80 मार्क्स अचीव कर लिया, थोड़ा बढ़ के आगे बस अपने 20 मार्क्स स्कोर बढ़ाना है, क्योंकि आपको पता है कि 95 मार्क्स पे तो आपका JRF लग गया है EWS और OBC के लिए, है ना। और जनरल कैटेगरी है तो 110 मार्क्स पे आपका JRF लग गया है। तो जिनके 80 मार्क्स है उनको 30 मार्क्स प्लस करना है, और जिनके भाई 80 मार्क्स 70 मार्क्स है उनको अपने 30 मार्क्स और बढ़ा देने हैं। जिनके मान के चलो 85 मार्क्स है उनको 25 मार्क्स बढ़ाने हैं आपके। तो वो कब बढ़ेंगे, जब हम अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करेंगे। और मैं इसलिए नहीं आया हूँ यहाँ पे, मैं सिर्फ समझाने के लिए आया हूँ कि डरना नहीं है बच्चों, आप बहुत नियर हो। अगर आप ओनली PhD वाले ऑप्शंस के अंदर बैठ रहे हो तो आप अपने रिजल्ट से बहुत नियर हो बच्चों। तो अगर आपको बहुत गड़बड़ नहीं है PhD करने की, आपको फेलोशिप चाहिए, तो 2 महीने वेट कर लो, उसके बाद ये तो एलिजिबल होगा ना, आप इसको कर सकते हैं, है ना। बट एलिजिबिलिटी है इसकी, 1 साल के अंदर आप PhD में एनरोल कर सकते हैं, 1 साल की वैलिडिटी आपको मिल जाती है इसमें, ठीक है, 1 साल की वैलिडिटी आपको मिल जाती है। तो अभी 2 महीने आप फुल डेडिकेशन के साथ, जिन लोगों के 70-80 मार्क्स आए, डेडिकेशन के साथ लगा दीजिए, और डेडिकेशन के साथ लगाओगे तो आप JRF रेंज में चले जाओगे, JRF रैंक में चले जाओगे, JRF रैंक में, और वहाँ आप बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हैं। सेकंड है, उसके बाद गेट में आप अच्छे से, अगर ये आपकी प्रिपरेशन है चूंकि, तो गेट में आप अच्छे मार्क्स ले सकते हो, ONG से DRDO के अंदर आप एंटर कर सकते हो। तो बस यही है। तो ये बेनिफिट बहुत है बच्चों, बट हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है, अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करना है। अब जो स्ट्रेटजीज आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया और आपको मार्क्स कम आए थे, अब थोड़ा बहुत आपको उसको चेंज करना है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है। और आपको कोई भी डाउट्स होगी, मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ठीक है। कोई भी डाउट्स आपको आते हैं तो आप मुझे ज़रूर पूछे, मेरे से आप कनेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो, है ना। यहाँ पे @नदीम सर टेक्स्ट बुक के अंदर यहाँ पे मुझसे आप कनेक्ट कर सकते हो, जो भी डाउट्स है आप मुझसे पूछ सकते हो। साथ साथ में आप कमेंट बॉक्स में भी अपने डाउट पुट करिए, वहाँ पे भी मैं आपका आंसर करूँगा। बट ये 2 महीने और अच्छे से यूटिलाइज़ कर लो, जिनका ओनली PhD आया है वो 2 महीने और अच्छे से यूटिलाइज़ कर ले, देखना आपका JRF निकल जाएगा इस दिसंबर एग्जामिनेशन में। सिर्फ 2 महीने देने हैं, तो ओनली PhD को लेकर नहीं बैठ जाना है। अगर अपॉर्चुनिटी आ रही है तो दे दीजिए, है ना, कर लीजिए, इंटरव्यूज दे दीजिए, बट 2 महीने आपको ये और अच्छे से अगर यूटिलाइज़ कर लिया आपने, तो आपका JRF निकल जाएगा, और JRF निकलेगा फिर आपकी मज़े हो जाएगी, यानी फेलोशिप आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इस सेशन से थोड़ा बहुत तो क्लियरिटी आपको मिली होगी। मेरा मोटो वो ये रहता है कि सेशन लाने का, कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, जो लोग बच्चे डीमोटिवेट हो चुके हैं उनको थोड़ा मोटिवेट करें, जिनका JRF थोड़ा बहुत मार्क्स से रुक गया है वो अपने मार्क्स को देखे ना, बस और मेहनत कर ले, क्योंकि आने वाले दिसंबर एग्जामिनेशन में 101% उनका JRF लगने वाला है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखें, स्टे हेल्दी, और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपको कुछ भी वैल्यूबल आपको लगा तो अपनी प्रेजेंट ही लाइक बटन से ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, और सब्सक्राइब बटन तो करना ही, ठीक है। बाय बाय।